अरे रजनी बहू, ये गणेश जी का कलश दीवार पर टांगे या फर्श पर रखे? पंडित जी ने तो वास्तु के हिसाब से बताया ही नहीं। अरे माँ, आपको कलश की पड़ी। मेरे मेहंदी वाले कपड़े का रंग हल्का पड़ गया, अब नया सिलवाना पड़ेगा। इतनी जल्दी? आप ही तो लाई थी सस्ता वाला। अरे कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे हम, चिंता मत करो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी ऊपर वाला स्टोर साफ नहीं हुआ है तो क्या होगा, नीचे जो कबाड़ पड़ा है यहाँ से ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। मेहमान आने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले शॉपिंग करने चलो ना, बाद में ये सब सोचना। सीता अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर उसकी माँ सरला और भाभी रजनी काम में लगे हुए थे। हालांकि सबसे ज्यादा बिजी था उसका भाई मोहन। वो एक कोने में बैठा कागजों पर कुछ जोड़ घटा रहा था। सीता, तेरे लिए गहने तो पापा ने जमा कर लिए थे, पर बाकी बड़ा भारी पड़ रहा है सब। अरे भैया, आपकी इकलौती बहन हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? हाँ मोहन, ऐसी बातें मत करो। कम से कम अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बहन पर लुटा दो। हाँ तो लुटा देगा, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे भला क्यों दिक्कत होने लगी? मैं तो आइडिया दे रही हूँ। अरे आप लोग कलेश करना बंद कर दो। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे घर में और कोई मर्द है नहीं, सारा काम मेरे ऊपर आ गया। लगता है मजदूर लगाने पड़ेंगे, वरना दौड़ दौड़ कर बाहर का काम कौन करेगा? अरे क्यों और खर्च बढ़ा रहे हो? मेरे पास इसका एक तोड़ है। क्या है भाई? मैं अपने भाई पंकज को बुला लेती हूँ, वो सब कुछ फ्री में कर देगा। बड़ा एक्टिव है मेरा भाई, आप तो जानती हो। सरला उसे मना करना चाहती थी क्योंकि उसे याद था जब वो रजनी की शादी में उससे मिली थी तो क्या हुआ था, लेकिन वो मना ना कर सके वरना रजनी नाराज हो जाती। अरे सुंदर तो बड़ा खतरनाक इंसान है, कैसे मना करूं? ठीक है, बुला लो। अभी कॉल करती हूँ। हे भगवान, अब तो बवाल होगा। प्रभु बचा लेना बस। अच्छा भाभी, मार्केट चलो ना, बाकी बातें बाद में करना। हाँ चलो। तुम तो ऐसी उतावली हो रही हो जैसे आज ही शादी हो। अरे मेरे बच्चे की पहली शादी है, उतावली तो होगी ना। पहली शादी का क्या मतलब है मम्मी जी? मैं क्या 10-20 शादियां करने वाली हूँ? अरे मेरा मतलब था मेरी बच्ची की शादी है तो उतावली तो होगी ना। शब्दों का चयन सोच समझ कर करा करिए मम्मी जी, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तू तो मेरी मम्मा है ना, मुझे सिखाएगी कि शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। ज्यादा बातें मत बनाओ और चल मेरी बेटी को लेकर आओ, उसे शॉपिंग करा कर ला। रजनी मुंह बनाते हुए सीता को लेकर घर से निकल गई। मौका देखकर सरला ने मोहन से कहा, बेटा तुम्हें इसके भाई को नहीं बुलाना चाहिए था, वो बड़ा ही अजीब इंसान है, तुम्हारा काम घटाने के बजाय बढ़ा देगा। लेकिन अब तो क्या दिया मम्मी, अब अगर मना करूंगा तो रजनी बुरा मान जाएगी और फिर कलेश होगा घर में। आने दो, देखते हैं। ठीक है, देख लेना, अंत में तुम ही पछताओगे। मेरे लिए तो अब एक तरफ धुआं है और एक तरफ खाए वाला हिसाब है। गिरना ही है तो उस तरफ गिरते हैं जिधर पत्नी नाराज हो। अगले दिन एक तेज हॉर्न की आवाज हुई। एक पुरानी टैक्सी गेट के बाहर रुकी और उसमें से पंकज उतरा। चमकदार बैंगनी शर्ट, एक छोटा सूटकेस और चेहरे पर वो भोली मुस्कुराहट जो अपने जीजा जी की हालत टाइट करने वाली थी। उसके पीछे 3 दोस्त खड़े थे, सब के सब एक जैसे मस्त मौला। जीजा जी प्रणाम। आपसे मिलने की इतनी जल्दी थी कि टैक्सी से ही आ गया। बस से आता, ट्रेन से आता तो बहुत ज्यादा देर लग जाती। हाय मेरा प्यारा भाई आ गया। हाँ बहना, जीजा जी आप जरा पैसे दे दो ना, मैं तब तक आंटी को प्रणाम कर लूं। ना दे दूं? अरे दे दो ना, वो आपका काम करने आया है, इतना तो कर ही सकते हैं। कितने हुए भैया? 5000। 5000? ऐसे चौंक क्यों रहे हो? कभी टैक्सी से सफर नहीं किया क्या? मोहन ने बड़ी मुश्किल से मुंह बनाते हुए 5000 रुपए उसे थमाया। मुड़कर देखा तो सुंदर अपना सूटकेस भी छोड़कर जा चुका था। वो सूटकेस भी मोहन को ही उठाना पड़ा। ये खुद काम करने आया है या मुझसे करवाने आया है? फिर वो काम में लग गया, लेकिन असल में वो काम नहीं कर रहा था, वो बस काम करने का नाटक कर रहा था। और बताइए आंटी जी, सब बढ़िया? हाँ बेटा, सब बढ़िया है, बस कल मेहमान आ जाएंगे, कुछ तो उनके खाने का इंतजाम करना होगा। बावर्ची देख लिया? इंतजाम हो जाएगा, जस्ट बिलीव मी। अगले दिन जब वो टहलने निकला तो उसने देखा कि कहीं भंडारा हो रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो फौरन वापस भागा और मोहन से जाकर बोला, जीजा जी मुझे 5000 रुपए दीजिए, मैं बेहतरीन खाना लेकर आऊंगा आपको मेहमानों के लिए, कोई बावर्ची की जरूरत नहीं है। अरे भाई कहाँ से लाओगे? जस्ट बिलीव मी। मोहन ने पंकज को पैसे दे दिए। उसके बाद पंकज अपने दोस्तों के साथ गया और भंडारे में बारी बारी करके बहुत सारा खाना इकट्ठा करके ले आया। तुमने तो कमाल कर दिया सुंदर भाई, खाना फ्री और 5000 अपनी जेब में। इसलिए तो तुमको साथ में लाया,
कुछ सीख लो मुझसे। उधर रजनी भी बहुत खुश थी कि जो काम 10,000 में होता है वो 5 में हो गया। देखा मेरा भाई कितना समझदार है, जानता हूँ तुम्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मोहन भी खुश था, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी जी से आमना सामना हुआ तो पोल खुल गई। कल तो आपका साला भंडारी से बहुत सारा खाना लेकर गया। हमें तो लगा आपके घर प्रसादी है तो खाना बना ही होगा। क्या वो भंडारे से खाना लेकर गया था? हाँ जी, शायद अनाथालय मिल गया होगा। किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, माफी चाहता हूँ, गलत सोचा। जी। मोहन पुजारी से कुछ नहीं कह सका, लेकिन खुद समझ गया कि पंकज ने क्या किया है। फिर अगले दिन, जीजा गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, आज बहुत सारे सामान लाना है, पैसे। ये लो। मोहन ने 2,000 रुपए दिए। पूरा दिन कोई सामान तो नहीं आया, पर शाम को खाली गाड़ी वापस आई। पंकज और उसके दोस्त हंसते खिलखिलाते उतरे। क्या हुआ पंकज, सामान कहाँ है? अरे जीजा, मार्केट गया तो वहाँ से पेट्रोल पंप दूर निकल गया, पंप गया तो वहाँ से होलसेल मार्केट बंद था, फिर तक गए तो रास्ते में चाय पकोड़े खाए, बस पेट्रोल ही खत्म हो गया। पर कोई नहीं, कल सुबह जल्दी चले जाएंगे पक्का, जस्ट बिलीव मी। अरे पर 2,000 का पेट्रोल? दीदी चाय बना दो, बहुत तेज तलब लगी है। हाँ बनाती हूँ भैया। मोहन चुप रह गया और उदास होकर बैठ गया। क्या हुआ, इतने उदास क्यों? चलो खाना खाओ। खाना तो ये लोग खा गए होंगे। इसके बाद पंकज ने तैयारियों की देखभाल एक नए अंदाज में शुरू की। वो हर दिन मोहल्ले की अलग अलग दुकानों पर जाने लगा। भैया एक प्लेट देना। ये लीजिए। अच्छा है। शादी में ना आपको बल्क ऑर्डर देंगे, अभी बिल मत बनाना, ये सब शादी के बाद मेरे जीजा से ले लेना। अरे 10 के और खिलाओ, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ यार, बहन की ससुराल में बेइज्जती कराओगी क्या? जल्दी करो। अच्छा ये लो। फिर वे चने कुलचे वाले के पास जाते हैं। एक प्लेट टेस्ट कर लिया, क्वालिटी चेक जरूरी है ना। बढ़िया, मजा आ गया। शादी का ऑर्डर तुम्हें ही देंगे और शादी के बाद बिल में ये भी ऐड कर लेना, भूलना मत। अच्छा भैया, कर लेंगे। जूस वाले, समोसे वाले, कचौरी वाले, हर किसी के पास वही ड्रामा। हर दुकान वाला अपने रजिस्टर में नोट कर लेता, मोहन 200 रुपए, मोहन 150 रुपए। फिर एक दिन पंकज ने और बड़ा प्लान बनाया। जीजा डेकोरेशन का सामान मैं ले आया हूँ, बहुत शानदार सामान है, पर थोड़ा महंगा पड़ गया, 25,000 लगे। 25,000? हाँ जीजा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त से कह दिया, वो कम में कर देगा। आप ना बस 15,000 दे दो। अभी तो बोल रहा था 25 लगे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये ले 15। असल में डेकोरेशन तो सिर्फ 5,000 का था, बाकी 10,000 उसकी जेब में ही जाने वाले थे। एक रात खाना खाते खाते मोहन से रहा नहीं गया और वो रजनी से बोला, रजनी तुम्हारा भाई हर रोज नए बहाने से पैसे मांग रहा है। कल तो उसने डीजे के एडवांस के नाम पर 5,000 ले लिए। वो मेहनत कर रहा है ना, सुबह से रात तक दौड़ा दौड़ी, तुम्हें शक है उस पर? वो छोटे शहर से आया है, उसे खर्चा भी तो चाहिए होगा। खर्चा? मैं उसे रोज खर्चा दे रहा हूँ, पर काम क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, उसने आज ही सीता का लहंगा फाइनल किया, पंडित जी से बात की और हॉल की बुकिंग पर डिस्काउंट लिया। तुम बस पैसों की बात करते रहते हो। मोहन ने चुप होकर खाना खत्म किया, लेकिन दिल में सोचा, मैं जानता हूँ कैसे मिला होगा डिस्काउंट, आधे पैसे तो अपनी जेब में भर लिए होंगे। पंकज के तीनों दोस्त भी अब घर का हिस्सा बन चुके थे। पिंटू एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन बन गया था, जो हर रोज नए टूल्स मंगवाता। गोलू कैटरिंग स्पेशलिस्ट था, जो खुद खाना टेस्ट करता और अपनी मर्जी का खाना बनवाता। चिंटू ट्रांसपोर्ट मैनेजर बना, जो 2 घंटे बैठकर गाड़ियों की वेबसाइट्स देखता और जाकर उनकी टेस्ट ड्राइव लेता। मोहन जी, लाइटिंग का स्पेशल सामान लाना है, एडवांस चाहिए। कितना? जरा मसाले चेक करना है, बाहर से मंगवाना है, कुछ पैसे दीजिए। खाने में अच्छे मसाले नहीं पड़े तो शादी में लोग गुस्सा जाएंगे। हाँ वो तो सही है, पर चेक करने के पैसे? हाँ मर्सिडीज चाहिए मोहन जी, कार बुकिंग के लिए टोकन देना है, कुछ पैसे। हाँ भाई दे रहा हूँ, किसको कितना देना है? हर एक ने मोहन से एडवांस लिया। घर का ड्राइंग रूम एक छोटा सा वेडिंग ऑफिस बन गया, जहाँ दिन भर फोन बजते, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज आती थी खाने पीने की। चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स का सिलसिला चलता रहता। बेटा ये हमारा घर है, ऑफिस है या ढाबा, मेरे तो समझ में नहीं आता। पता नहीं मम्मी क्या है। मोहन ने सिर्फ गहरी सांस भरी।
उसे अब एहसास हो रहा था ये तो बस ट्रेलर है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। एक दिन पंकज ने शादी से एक हफ्ता पहले मेहंदी का नमूना दिखाने का नाटक किया। जीजा एक बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट ढूंढा है, सैंपल के लिए ले आया हूँ। पर मेहंदी आर्टिस्ट तो मैं अपनी पसंद का लाने वाली थी। अब तो वो आ गया, बैठो आराम से। आर्टिस्ट अंदर आया लेकिन तभी पंकज बोला, पहले मेरे हाथ पर लगाओ, देखते हैं डिजाइन। तुम लड़का होकर मेहंदी लगाओगे? सीता जी आपकी शादी है, आपके हाथ पर गलत डिजाइन लग गया तो क्या होगा, इसलिए पहले अपने हाथ पर लगवा रहा हूँ, जस्ट बिलीव मी। मेरा भाई तो हमेशा सही सोचता है, आप लोग ही उसको जाने क्यों गलत समझते हैं। अच्छा पापा लगवाओ, अपने हाथ पर ही लगवाओ। उसे पहले अपने हाथ पर लगवाए, फिर अपने दोस्तों के हाथ पर, फिर सीता के लिए। पूरा 3 घंटा चला गया। बीच में उसने सरला से कहा, आंटी आर्टिस्ट को कुछ खिलाए ना, भूखे पेट कैसे काम करेंगे। तो अपनी बहन से बोलना। मैं तो आपको अपनी माँ समझकर बोल रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं। अरे भाई ठीक है, लाती हूँ। समोसे चाय का ऑर्डर लग गया। काम निपटाकर जब आर्टिस्ट चला तो बोला, आपकी इकलौती बहन है, उसकी शादी कर रहे हो तो टीप तो बनती है। हाँ टीप कितनी? कम से कम 1-2 हजार। हे भगवान, ये लो। पंकज ने आर्टिस्ट को आंख मारी। साफ पता चल रहा था कि दोनों मिले हुए हैं और मोहन को चूना लगा रहे। अगले दिन पंकज ने एक और नया ड्रामा शुरू किया। जीजा एक ब्रेकिंग न्यूज, मैंने बारात के लिए 6 लग्जरी कार्स अरेंज कर ली है। मेरे कांटेक्ट ने 50% डिस्काउंट दिया है। इतने सस्ते में? पक्का है ना? जीजा जी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। बुकिंग ब्लॉक करने के लिए 30,000 चाहिए। मोहन ने मजबूरी में 30,000 दे दिए। शादी वाले दिन सुबह जब गाड़ी आई तो मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। 6 पुरानी सेडान कारें हैं, उनकी पेंट भी झड़ी हुई थी। 8,000 रुपए दिए एक दिन के लिए, पर मैंने तो 30,000 दिए थे लग्जरी कार्स के लिए। सर हमें तो यही कहा गया कि मोहन जी के घर जाना है, यही तो है कार है। तब तक पंकज गायब था। बाद में जब मोहन ने उसे पकड़ा तो उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, जीजा लास्ट मिनट चेंज हो गया, वो लग्जरी कार्स डबल बुकिंग थी, पर ये भी तो ठीक है ना, 30,000 तो नॉन रिफंडेबल थे, तो क्या करता मैं। मोहन कुछ नहीं बोल पाया। शादी का समय आया, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, 7 फेरे शुरू हुए कि अचानक हॉल के पिछले दरवाजे से लोगों की भीड़ टूट पड़ी। 50, 70, 90 कहाँ से आए ये लोग, हॉल खचाखच भर गया। माफी चाहूंगा, आप लोग कौन है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। हम सबको पंकज ने बुलाया है, उसने हर एक से 500 रुपए लिए थे, बोला था मेरे जीजा की सौतेली बहन की शादी है, आकर खाओ पियो, पर एंट्री फीस है। उसने कहा खाना बहुत अच्छा होगा। मोहन का चेहरा लाल हो गया। उसने हॉल में पंकज को ढूंढा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वेटर ने आकर कहा, मोहन जी खाना कम पड़ रहा है, हमने 150 लोगों का ऑर्डर दिया था, पर अब तो 250 लोग आ गया। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहन रजनी से बोला, तुम्हारे भाई ने क्या किया? 50 लोग एक्स्ट्रा लेकर आया, उनके पैसे भी लिए और अब खाना कम पड़ रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पंकज कहाँ है वो? जब से ये लोग आए उसकी कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही। बेटा शादी के बीच में ये सब मत करो, अब जो हुआ सो हुआ, पहले शादी तो संपन्न हो जाने दो। मोहन ने आंखें बंद कर ली। खाने की हालत देखी तो सरला ने तुरंत एक्शन लिया। खाना तैयार करो जल्दी, अगर कुछ आना है तो बताओ, आ जाएगा। नहीं आना कुछ नहीं है, बस खाना बनने में टाइम लगेगा। रजनी और घर की सारी महिलाएं एक साथ जुट गई। 2 एक्स्ट्रा कढ़ाई निकल आए, एक में आलू मटर, दूसरे में दाल फ्राई, बाकी सब्जियों में पानी डालकर ग्रेवी बढ़ा दी गई। जहाँ 2 पराठे थे वहाँ 4 बनेंगे। मोहन भाई मोहल्ले की दुकान से ब्रेड मंगवा लेते हैं। मोहन ने हाँ कर दी। पंकज के लाए एक्स्ट्रा लोगों ने थोड़ी शिकायत की, ये तो वो स्पेशल डिश नहीं है जो पंकज ने बताई थी। पर फिर भी सबने खाना शुरू किया। मोहन हर टेबल पर जाकर माफी मांग रहा था। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। उसकी आत्मा रो रही थी पर चेहरा मुस्कुराता रहा। उधर पंकज और उसके तीनों दोस्त शादी वाले गार्डन के पीछे एक ढाबे में बैठे थे। वाह क्या मजा आ रहा है, जीजा की बहन की शादी और हमारी पिकनिक। भाई तूने तो कमाल कर दिया, इतनी कमाई तो नौकरी में नहीं है। पर भाई पंकज कहीं जीजा जी गुस्से में हमारा कुछ कर ना दे। अरे क्या कर लेंगे, शादी के बीच लड़ेंगे थोड़ी ना, और फिर मैं उनकी पत्नी का भाई हूँ, सब चुपचाप सह लेंगे। ये लोग ठहाके लगा रहे थे।
जबकि मोहन की कलाई पर घड़ी और गले की चेन तक बिकने की नौबत आ गई थी। शादी संपन्न हुई। विदाई में सीता रो रही थी। मोहन की आंखें भी नम थी, पर उसकी नमी के पीछे एक अलग ही गम था, खाली जेब का गम, धोखे का गम। भैया, आपने मेरी शादी में इतना कुछ किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस खुश रहना ना हमेशा। विदाई हो गई। दूसरे दिन सुबह मोहन बाहर निकला तो गोलगप्पे वाला बोला, मोहन भाई, 1200 रुपए बाकी है, पंकज भाई ने कहा था शादी के बाद दे देंगे। 850 मेरे भैया। तुम लोगों का क्या बाकी है भैया? आपका साला खा कर गया ना हमारे पास से, पैसे तो आप ही देंगे। और नहीं तो क्या। अब बाद में दे दीजिए, कोई बात नहीं है। बात अब सिर्फ पैसे की नहीं थी। गोलगप्पे वाले की ये बातें सुनकर उन्हें लगा जैसे उनकी इज्जत उतार ली गई हो। चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, शाम तक का समय दो। उसने बैंक से अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाई और हर दुकान वाले को पैसे दिए। मुझे माफ करना, थोड़ी देर लग गई। एक हफ्ते बाद बाथरूम का गीजर खराब हो गया। सर्दी का मौसम था और नहाने का कोई और तरीका नहीं था। पता नहीं क्या हुआ है, मैं पंकज को फोन कर लेती हूँ, वो किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज देगा। उसके मुंह से पंकज का नाम सुनते ही मोहन की वो पूरी तड़प, बेबसी और अपमान एक साथ बाहर आ गया। नहीं, कभी नहीं। उससे ज्यादा अच्छा तो मैं खुद खरीद लाऊंगा नया गीजर। मैं इस्त्री करना सीख जाऊंगा, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन बन जाऊंगा, लेकिन उस शैतान को कभी नहीं। उस दिन से घर में पंकज का नाम बंद हो गया। लेकिन कैलेंडर के नीचे मोहन ने लिखा, किसी भी बहन के भाई पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। रजनी मुस्कुरा दी और बोली, ये क्या कर रहे हो आप? अपने आप को याद दिलाने के लिए कि कुछ भी करना पर पंकज को ना बुलाना। वो मेरे भाई से इतनी नफरत? नफरत नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। अच्छा, वैसे पंकज ने फोटो डाली है सोशल मीडिया पर। लाओ मैं कमेंट कर दूं। मोहन ने रजनी से फोन लिया तो उसमें पंकज अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और कैप्शन में लिखा था, जीजा जी के घर शादी में मजा ही आ गया। मोहन ने फौरन उस पर कमेंट किया, फिर कभी आना, तब मैं तैयार रहूंगा। अरे ये क्या लिख रहे हो? जितना बवाल वो करके गया है ना, इतना तो बनता ही है। मोहन ये बोलते ही हंस पड़ा, पर उस हंसी में दर्द था। साक्षी और मयंक शाम की चाय पी रहे होते हैं, तभी 10वीं क्लास का सनी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर आता है। कहाँ से आ रहे हैं साहबजादे? पापा, मैं क्रिकेट खेलने गया था। अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जिन्हें न खुद पढ़ाई से कोई लेना देना है, न वो तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं। होमवर्क हो गया तेरा? नहीं पापा, अब कर लूंगा। अब क्या कर लेगा? थोड़ी देर में तेरे ट्यूशन टीचर आ जाएंगे। ट्यूशन वाले सर के जाने के बाद होमवर्क कर लूंगा। सनी बेटे, अब अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दे। देख, मैं एक रेप्यूटेड स्कूल में टीचर हूँ और तेरे पापा इंजीनियर हैं। हमें ये सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा नालायक निकल गया। ये तेरे करियर बनाने का वक्त है, क्रिकेट खेलकर समय बर्बाद करने का नहीं। ये वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। मम्मी, मैं तो सिर्फ 1 घंटे ही खेला। सनी बेटे, मुझसे बहस मत कर। मैं जो कहती हूँ उसे सुना कर। मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ। ठीक है मम्मी। सनी बैट लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सनी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता तो उसके चौके छक्के देखकर उसे सारे विराट कोहली कहकर बुलाते थे। लेकिन 10वीं कक्षा में आते ही उसके माता पिता उसके दिमाग में पढ़ाई का एक खौफ पैदा कर देते हैं। सनी अपने कमरे में जाकर थोड़ा रिलैक्स करता है, तभी साक्षी आवाज लगाती है, सनी, तेरे ट्यूशन टीचर आ गए हैं। सनी अपनी किताब कॉपी लेकर ट्यूशन पढ़ने के लिए स्टडी रूम में आ जाता है। टीचर से 2 घंटे ट्यूशन पढ़ने के बाद सनी को खाने के लिए बुलाया जाता है, जहां खाने के साथ साथ उसे लेक्चर का ओवरडोज भी दिया जाता है। सनी बेटे, तुझे आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? आगे का मतलब? लो, इसे तो यही नहीं पता कि हम इसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। बेटे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्रिकेट के ग्राउंड में छोड़ आया क्या? नहीं पापा, दरअसल मैं समझ नहीं पाया था। पढ़ाई में मन लगे तब तो कुछ समझ में आएगा ना। बेटे, मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान सब जगह है, केवल पढ़ाई को छोड़कर। मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है। क्या होगा तेरा? ये लड़का पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? साक्षी, तुम शांत हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। सनी, तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल की फीस कितनी है? सनी ना में सिर हिलाता है। पूरे 50,000 रुपए। सनी सन्न रह जाता है। अच्छा जी, तेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके इसलिए हम तुझे वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ हर महीने हम 50,000 रुपए फीस भरते हैं। इसलिए बेटे, इधर उधर ध्यान भटकाना छोड़कर पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ठीक है पापा। सनी, खाना खाने के बाद तुम क्या करोगे? होमवर्क करूँगा। गुड। होमवर्क करने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करना। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है मम्मी।
सनी, जो कि बड़े चाव से मम्मी के हाथ का खाना खाया करता था, खाने की तारीफें किया करता था, वो अब चुपचाप अपना खाना फिनिश करता है और अपने कमरे में चला जाता है। सनी पर साक्षी और मयंक का इतना प्रेशर होता है कि उसे अपनी इच्छा से एक्स्ट्रा एक्टिविटी सेलेक्ट करने की आजादी नहीं होती है। 10वीं कक्षा में जब एक्स्ट्रा एक्टिविटी सेलेक्ट करने की बारी आती है तो सनी को माता पिता के दबाव में आकर अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। जरा देखिए कि किस तरह साक्षी और मयंक सनी पर जबरन अपनी इच्छाएं लाद कर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मम्मी, मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में स्विमिंग और मार्शल आर्ट्स ले रहा हूँ। अच्छा, किससे पूछकर? मतलब किसी से नहीं पूछा, मुझे स्विमिंग और मार्शल आर्ट्स का शौक है इसलिए। तुझे बड़ा होकर तैराक बनना है? नहीं पापा। तो मार्शल आर्ट्स का गुरु बनना है? नहीं पापा। तो ये दोनों सब्जेक्ट तूने क्या सोचकर चूज किया है? बस इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सिर्फ इंटरेस्ट है इसलिए? बेटे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसी वैसी चीज में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तू कोई विदेशी लैंग्वेज का कोर्स कर ले, वो फ्यूचर में तेरे काम आएगी। हाँ, तू कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेगा तो हम भी सबसे कहेंगे कि भाई हमारा लड़का तो जर्मन भाषा बोलना जानता है या हमारा लड़का फ्रेंच भाषा बोलना जानता है। और कल को तू जॉब करने के लिए विदेश जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भाषा तेरे काम आएगी। ठीक है पापा। बेचारा सनी माता पिता के दबाव में आकर फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन ले लेता है। साक्षी सनी के ऊपर पढ़ाई का इतना दबाव बना देती है कि सनी घर आए मेहमानों से भी नहीं मिल पाता है। एक दिन घर में सनी के मामा सुधाकर आते हैं। सनी सुधाकर के साथ काफी एंजॉय किया करता था क्योंकि सुधाकर कॉलेज के दिनों में क्रिकेट का चैंपियन हुआ करता था। सुधाकर के आते ही साक्षी सनी के कमरे में आती है। सनी बेटे, बाहर तेरे सुधाकर मामा आए हैं, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं उनसे कह दूंगी कि तू ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्तों के पास गया है। देख सनी, तू अब 10वीं में चला गया है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तुझे अव्वल आना है, मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ बेटा। ठीक है माँ। सनी को समझाकर साक्षी उसके कमरे से बाहर आ जाती है और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। क्या बात है दीदी, सनी घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्तों के घर गया है। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लूंगा। नहीं, वो तो आज रात वहीं रहेगा। अच्छा? हाँ, कल दोनों के टेस्ट है ना, तो दोनों रात में जाकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे रुक तो, चाय तो पी ली, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। साक्षी रसोई में जाती है और 2 कप चाय बनाकर लाती है। दोनों भाई बहन चाय पीते हैं, जिसके बाद सुधाकर वापस चला जाता है। साक्षी चैन की सांस लेती है। चलो, आज तो सनी बच गया, नहीं तो उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाता। इसी तरह एक दिन सनी की बुआ की बेटी तन्वी की शादी का कार्ड आता है। अरे साक्षी, शीतल दीदी अपनी छोटी बेटी की शादी कर रही है। कौन, तन्वी? हाँ वही तन्वी, अगले हफ्ते शादी है, हमें शादी में 2 दिन पहले बुलाया गया है। हम 2 दिन क्या 3 दिन पहले जाएंगे, उनकी बड़ी बेटी रूपा की शादी में तो हमें 1 हफ्ते पहले बुलाया था। हाँ हाँ, तैयारी कर लो। तन्वी की शादी की खबर सुनकर सनी बहुत खुश हो जाता है। तन्वी दीदी की शादी में खूब एंजॉय करूंगा। पापा मम्मी मुझे शादी में जाने से तो नहीं रोकेंगे, मैं शादी वाले दिन शेरवानी पहनूंगा। मम्मी, मेरे लिए शेरवानी खरीद देना। शेरवानी? अब तो शेरवानी पहनकर स्कूल जाएगा? मम्मी, शेरवानी पहनकर स्कूल कौन जाता है? मैं तो तन्वी दीदी की शादी में शेरवानी पहनूंगा। नो सनी, नेवर, हम तुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाले। बेचारा सनी रुआ सा हो जाता है। सनी बेटे, शादी में जाकर तेरे 3 दिन बर्बाद हो जाएंगे बेटा। तू अब 10वीं में आ गया है, इस वक्त तेरी पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, तन्वी दीदी की शादी तो एक ही बार होगी, शादी में मेरे सारे कजन आएंगे, मैं बहुत दिनों से किसी से नहीं मिला हूँ। एक बार तेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षा हो जाए, फिर मैं तुझे सबसे मिलवाने ले चलूंगी। माँ, परीक्षा आने में अभी काफी वक्त है। सनी, इतनी देर से तुझे प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक बार कह दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। सनी के कजन सिस्टर की शादी में एंजॉय करने का सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कुछ दिन के बाद मयंक और साक्षी सनी को घर पर अकेला छोड़कर शादी में चले जाते हैं। साक्षी 3 दिन का खाना बनाकर फ्रिज में रख जाती है। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, सनी की जिंदगी में किताबों के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। माता पिता के जाने पर सनी थोड़ी सी राहत महसूस करता है और एक दिन वो शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चला जाता है। अरे सनी, तू इतने दिन से कहाँ था? घर पर ही था यार। क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आया? तुझे पता है हम तुझे कितना मिस कर रहे थे। हाँ, तेरे जैसा दूसरा विराट कोहली कोई है ही नहीं। चल अपनी बैट उठा। सनी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है।
काफी दिनों के बाद क्रिकेट खेलकर वो फ्रेश फील करता है, लेकिन सनी को नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी क्रिकेट होगी। खेलकर जब वो घर जाता है तो देखता है कि मयंक और साक्षी एक दिन पहले ही घर आ चुके थे। कहाँ से आ रहे हो सनी? देख नहीं रही हो, इसके हाथ में बैट है। साहबजादे क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, खिलाड़ी बनेंगे खिलाड़ी। सनी, हम तुझे शादी में इसलिए नहीं ले गए कि तू यहाँ अपनी पढ़ाई करेगा और तू हमारे पीछे क्रिकेट खेल रहा है। इसे मना करने से ये नहीं मानेगा। मैं क्रिकेट का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मयंक सनी के हाथ से बैट छीनकर उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। उस दिन सिर्फ बैट ही नहीं टूटा था, सनी का दिल भी टूटा था। सनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। साक्षी उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सनी उसे अपने आप से दूर कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। सनी! साक्षी, उसे जाने दो, कम से कम पढ़ाई तो करेगा। मयंक और साक्षी को लग रहा था कि वो सनी के बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ऐसी हरकतों के कारण सनी उनसे और सबसे दूर होता चला जा रहा था। अब आता है सबसे खास दिन, जिस दिन का बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो था सनी का बर्थडे। सनी का बर्थडे आने वाला होता है, लेकिन साथ ही उसकी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी, लेकिन परीक्षा में अभी 2 महीने का वक्त होता है। पापा मम्मी मेरा बर्थडे तो जरूर मनाएंगे। मैं इस बार अपने बर्थडे पर उनसे गिफ्ट में नया मोबाइल फोन मांगूंगा। ऐसा सोचकर सनी काफी खुश हो जाता है। वो साक्षी के पास जाता है। मम्मी, मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम इस बार भी मेरे दोस्तों को घर बुलाओगे ना? सनी बेटे, 2 महीने बाद तेरी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। बर्थडे पर दोस्तों को घर बुलाया तो पूरा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। बेटे, हम तेरा बर्थडे मनाएंगे, लेकिन इस बार तेरी बर्थडे पार्टी में सिर्फ मैं और तेरे पापा होंगे। सनी का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। अच्छा बता, बर्थडे गिफ्ट में तुझे क्या चाहिए? नहीं मम्मी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ऐसे कैसे गिफ्ट नहीं चाहिए? मैं अपने बेटे को गिफ्ट तो जरूर दूंगी। सनी का बर्थडे घर पर ही मनाया जाता है, जिसमें सिर्फ मयंक और साक्षी होते हैं। दोनों उसे गिफ्ट में भी मैथ्स की किताब देते हैं। सनी बेटे, इस किताब के सारे मैथ सॉल्व कर देना। ये तेरी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में तो काम आएगा ही, साथ ही 11वीं और 12वीं में भी बहुत काम आएगा। 11वीं और 12वीं में? लेकिन पापा, मैं तो 11वीं में साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स लेना चाहता हूँ। मयंक बड़ी हैरानी से कहता है, क्या साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स? तेरा दिमाग तो ठीक है। हम तुझे बीटेक कराना चाहते हैं और तू साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स पढ़ने की बात कर रहा है। साक्षी, जरा समझाओ इसे। सनी, तुझे 11वीं में मैथ्स और साइंस ही लेना है। लेकिन मम्मी, मैथ्स और साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बेटे, इंटरेस्ट जगाओगे तो जागेगा ना। तुम पहले ही सोचकर हार मान लोगे तो तुमसे मैथ्स और साइंस तो क्या, साइकोलॉजी और वो क्या तुम कह रहे थे, फाइन आर्ट्स। हाँ, वो फाइन आर्ट्स भी तुमसे नहीं संभाला जाएगा, इसलिए तुम अपना इंटरेस्ट मैथ्स और साइंस में लगाओ। तुम्हें ये सोचना है कि इस दुनिया में मैथ्स और साइंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। इज दिस क्लियर? यस मम्मी। दैट्स लाइक माय बॉय। माता पिता की बंदिशों और पढ़ाई के प्रेशर के बीच सनी का बचपना कहीं गुम हो जाता है। वो अब अपने स्कूल में सबसे कटा सा रहने लगता है। ना तो किसी से बात करता है, लंच ब्रेक में ना ही खेलने जाया करता। एक दिन स्कूल में, सनी, क्या बात है यार, तू शाम को क्रिकेट खेलने नहीं आता? अब तो तू क्लास में किसी से बात भी नहीं करता। लंच ब्रेक में हमारे साथ खाना भी नहीं खाता, अकेले अकेले खा लेता है। तू लंच ब्रेक में भी पढ़ाई करता है यार। अरे माना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा हमारे साथ भी हंस बोल लिया कर, इससे तेरा कुछ बिगड़ थोड़े ही जाएगा। चल खेलने चलते हैं। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। अपने दोस्तों के कहने के बावजूद सनी उनके साथ लंच ब्रेक में खेलने नहीं जाता है। जहाँ क्लास के सारे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई बास्केटबॉल खेल रहा होता है, कोई टेनिस खेल रहा होता है, लेकिन सनी अपनी किताब की दुनिया में गुम था। सनी पहले से ही पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट छात्र था। माता पिता के दबाव में उसने पढ़ाई को गले ही लगा लिया था। अब वक्त आता है सनी को मिले प्रिपरेशन लीव का। सनी की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी, जिसके लिए उसे 1 महीने का प्रिपरेशन लीव मिला था। अब सनी घर पर ही रहकर परीक्षा की तैयारी करता है, जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी साबित होती है। साक्षी और मयंक उसे उसके कमरे से बाहर देखना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए भी अपने कमरे से बाहर आता तो उस पर सवालों की मूसलाधार बारिश कर दी जाती। संडे का दिन था। सनी पीने का पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आता है। साक्षी और मयंक बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। क्या बात है सनी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? क्यों मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं देख रही हूँ तू अपने कमरे से बाहर इधर उधर चहलकदमी कर रहा है। चहलकदमी नहीं कर रहा हूँ मम्मी, मैं पानी लेने आया था। तो पीने का पानी एक बार में ही लेकर रख लेना, तुझे बार बार पढ़ाई छोड़कर उठना तो नहीं पड़ेगा। साक्षी रसोई में जाती है और एक बोतल में पानी भरकर सनी को दे देती है।
ये ले, अब आराम से बैठकर पढ़ाई कर, बार बार पढ़ाई छोड़कर उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता से भी उसकी मुलाकात सिर्फ खाने के टेबल पर ही होती थी और वहाँ भी बातें केवल पढ़ाई की होती थी। कैसी तैयारी चल रही है सनी? बढ़िया चल रही है। तैयारी बढ़िया चल रही है तो तेरी आवाज में दम क्यों नहीं है? तेरा कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो रहा है? नहीं तो पापा। तो ऊंची आवाज में बोल कि तैयारी तेरी एकदम परफेक्ट है। हाँ पापा, मेरी तैयारी एकदम परफेक्ट है। गुड। तुझे 99% मार्क्स लाने हैं। जी पापा, जरूर लाऊंगा। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई किया कर। सुबह सुबह फ्रेश माइंड से की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। मम्मी, मैं लेट नाइट जाकर पढ़ाई करता हूँ, फिर सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, नींद नहीं पूरी होती है। सनी बेटे, परीक्षा के बाद नींद पूरी कर लेना। अभी थोड़ी मेहनत कर ले, कुछ दिन थोड़ा कम सोएगा तो तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ सनी के दिन की शुरुआत होती थी और उसका दिन खत्म भी इन्हीं बातों पर होता था। यहाँ तक कि जब वो अपने कमरे में पढ़ाई करता तो मयंक और साक्षी बार बार उसके कमरे का दरवाजा खोलते और झांक कर जायजा लेते कि कहीं वो पढ़ाई के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहा। सनी, तू मोबाइल फोन तो नहीं चला रहा? नहीं मम्मी। तेरा मोबाइल फोन कहाँ है? ला दिखा। वहाँ रखा है बेड पर। साक्षी उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लेती है। इसे मैं अपने पास ले जा रही हूँ, तुझे कोई जरूरत हो तो मांग लेना। ठीक है मम्मी। माता पिता के कठोर साए में सनी का 1 महीना पढ़ते पढ़ते गुजर जाता है और उसकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। सनी अपनी परीक्षाएं देता है और रिजल्ट का इंतजार करता है। ये वक्त भी उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं होता है। मम्मी, अब मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। सनी बेटे, बी मैच्योर। अब तुम 16 साल के हो जाओगे, 11वीं में चले जाओगे। अपने करियर के बारे में सोचो, ये खेल कूद में कुछ नहीं रखा। ठीक है मम्मी। सनी की छुट्टियां भी बेकार जाती हैं। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाती है और सनी का रिजल्ट आ जाता है। सनी अपने स्कूल में टॉप करता है। उसे उसके वादे के मुताबिक 99% मार्क्स मिलते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सनी के माता पिता को फोन पर बधाई देते हैं। थोड़ी देर के बाद साक्षी के पास सनी के क्लास टीचर का फोन आता है। हेलो मैम, मैं सनी का क्लास टीचर यथार्थ बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपको पता तो चल ही गया होगा कि सनी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। हाँ जी, पता चल गया है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आखिर सनी मेरा स्टूडेंट है। मैम, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए सनी के साथ आपको भी स्कूल आना होगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ओके मैम, मैं कल आपका इंतजार करूंगा। ओके सर। दूसरे दिन साक्षी सनी के साथ उसके स्कूल जाती है। वो बड़े गर्व से स्कूल में दाखिल होती है और यथार्थ के केबिन में चली जाती है। नमस्ते सर, मैं सनी की माँ साक्षी हूँ। नमस्ते मैम, बैठिए। यथार्थ सनी को थोड़ी दूर पर बैठने के लिए कहता है। सनी बेटे, तुम वहाँ बेंच पर बैठ जाओ। सनी अपने क्लास टीचर को बिना कोई जवाब दिए थोड़ी दूर पर रखे एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। मैम, मैंने आपको कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। यही ना कि मेरे सनी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है? ये बात तो मैं जानती हूँ। नहीं मैम, मैं आपको इससे भी जरूरी बात बताने वाला हूँ। कौन सी बात? क्या मेरे बेटे के अंदर कोई बैड हैबिट? नहीं मैम, सनी के अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है, बल्कि वो तो बेहद समझदार, परिपक्व और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन जरूरत से ज्यादा शांत हो गया है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैम, सनी अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। वो पढ़ने में तो बहुत तेज है, लेकिन वो अब किसी से बातें नहीं करता। सनी हंसना बोलना भूल गया है। वो जिंदगी को एंजॉय करना भूल गया है। यथार्थ खिड़की के बाहर खेल रहे स्कूली बच्चों की तरफ इशारा करके साक्षी को दिखाता है, जहाँ कुछ बच्चे सनी को इशारा करके खेलने के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन सनी उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है। वो देखिए, सनी अब बच्चों के साथ खेलना तो दूर उनकी तरफ देखता भी नहीं है। उसका बचपना बहुत पीछे छूट गया है। सनी के बचपने को बचाना होगा। अभी उसकी उम्र बहुत कम है। उसे जिंदगी खुलकर जीने दीजिए, उसे एंजॉय करने दीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सनी अपनी उम्र से पहले ही बहुत बड़ा हो जाए। मैम, उसके सर से पढ़ाई का बोझ उतार दीजिए। उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सांस लेने दीजिए। यथार्थ की बातें साक्षी की आंखें खोल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि सनी के इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो और मयंक ही है। ठीक है सर, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। अब साक्षी सनी के साथ स्कूल से बाहर निकलती है। वो मयंक को फोन करती है और उसे बाजार से एक बैट लाने के लिए कहती है। शाम को साक्षी और मयंक सनी को अपने पास बुलाते हैं। सनी बेटे, ये ले बैट। क्रिकेट का पिच और तेरे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सनी हैरान हो जाता है। अब जल्दी जाओ और जल्दी मत आना, आराम से खेल कर आना।